हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि अपने मोटिवेशन को कैसे मेंटेन रखा जाए, उसे कैसे बढ़ाने का प्रयास किया जाए। दरअसल इस बात को शुरू करने से पहले सबसे पहले थोड़ा सा समझते हैं आखिर मोटिवेशन होता क्या है। हमारा मन का एक स्वभाव है, उसे नवीनता में रस आता है, नवीनता में रुचि मिलती है। जब कभी भी कोई नया सामान, नए बुक्स, नया कपड़ा, नया जगह, नए लोग, किसी भी तरीके का नयापन जब आता है तो हमारे मन में अपने आप एक उत्सुकता होती है, एक ऊर्जा का संचार होता है। उसी इनिशियल थॉट के साथ जब हम कोई टारगेट का रिजल्ट उसमें ऐड कर देते हैं, मान लो कि वो कोई थॉट था जो किसी टारगेट के बारे में, किसी ड्रीम के बारे में, जब उस ड्रीम का रिजल्ट उसमें ऐड हो जाता है तो हमारे इमेजिनेशन अपने पीक पे होता है। और इन दो के बीच में अगर कोई हम डिजायर्ड लैंडमार्क अचीव कर लेते हैं, कोई बीच का स्टेप हम अचीव कर लेते हैं, तो उस समय कहना ही क्या, फिर तो हम अपने सातवें आसमान पे पहुंच जाते हैं। पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा ये मोटिवेशन खुद ब खुद बरकरार नहीं रखता है। जब बाहरी ऑब्स्टेकल्स, फेल्योर्स उसमें ऐड होने शुरू होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि क्या शुरू में सचमुच में हमारे अंदर इतनी ज्यादा उत्साह थी इस बात को लेकर के। आज हम में से कई एक लोगों की मन स्थिति ऐसी ही है। जब हम आईआईटी की तैयारी को सबसे पहली बार आईआईटी के बारे में सुने थे, जेई प्रिपरेशन का हमें पता चला था, तो उस समय हमारे मन में एक अजीब सी उत्सुकता होती थी। हम इतने ज्यादा लालायित थे, हमें ऐसा लगता था कि हाँ, जेई का जो प्रिपरेशन है वो हमारे क्षमता के अंदर का काम है। और उसके बाद जब हमने दक्षिणा स्कॉलरशिप का एग्जाम क्वालिफाई करा तो फिर क्या, उसके बाद तो हमें ऐसा प्रतीत होता था मानो अब बस अपने लक्ष्य से एक कदम दूर। हम ऐसा सोचा करते थे कि अब हमें अपने ड्रीम आईआईटी पहुंचने से कौन रोक सकता है। लेकिन इन सब के बीच में जो अभी जिस फेज पे हम पहुंच गए हैं, जहां की हमारे 1-2 महीने के बाद अपना जेई का फाइनल एग्जाम होना एक्सपेक्टेड है, अभी हो सकता है कि हम में से कई एक लोगों का मोटिवेशन उस लेवल पे ना हो। अब बात आती है कि क्या कंटिन्यूअसली खुद को मोटिवेट रखा जा सकता है क्या? आंसर इज यस। उसी बात का जिक्र करने के लिए कि आखिर वो क्या तरीके हैं जिसकी मदद से हम अपने मोटिवेशन को मेंटेन रखें, हम अपने मोटिवेशन को इंक्रीज कर सकते हैं। तो 3 बिंदुओं को यहां पे डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहला पॉइंट आता है अपने निगेटिविटी को दूर रखना, मतलब अपने मन को शांत रखना। मन कैसे शांत रखा जाए? सबसे छोटा सा बेसिक तरीका है उसके लिए प्राणायाम की क्रिया। प्राणायाम में लंबी गहरी सांस लेना, उसे रोकना, सांस छोड़ना और फिर से थोड़ी देर रुक जाना। सांस लेते समय हमारा भाव होता है, हम इमेजिन करते हैं, हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि जो नेचर का पॉजिटिविटी है वो हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश कर रहा है। सांस जब हम होल्ड करते हैं तो हमारा ऐसा अजम्पशन होता है कि जो पॉजिटिविटी अभी हमने खींचा था अपने अंदर, वो अपने शरीर के हर कण कण में प्रवेश कर रहा है। जब हम वापस से सांस छोड़ते हैं तो हमारा भाव होता है कि हमारे अंदर की जितनी भी नकारात्मकता है वो सब के सब बाहर निकल जा रही है, और दोबारा से हम थोड़ी देर के लिए होल्ड करते हैं। ऐसा छोटा सा अभ्यास करने से 10 से 15 मिनट रोजाना, सुबह के समय हो सके सुबह में कर लो, किसी दिन अगर सुबह नहीं कर पाते हो शाम के समय किया करो। तो यह जो प्राणायाम है ये हमारे अंदर के निगेटिव थॉट्स को दूर करने में हमेशा मददगार होता है। झरने का पानी है ना, जब उसमें जीव जंतु हलचल मचा देते हैं तो उस पानी को हम पी नहीं पाते हैं, लेकिन वही जब झरना का जल शांत हो जाता है तो बड़े अच्छे से हम लोग पी लेते हैं। हमारा मन भी ऐसा ही है, जब ढेर सारे निगेटिव थॉट्स इसको रेगुलर बेसिस पे अशांत करते रहते हैं तो जो हमारा ट्रू पोटेंशियल है वो भी निकल करके बाहर नहीं आ पाता है। लेकिन प्राणायाम की क्रिया द्वारा जब हम उसको मेंटेन करना शुरू कर देते हैं, मन को जब शांत रखना शुरू कर देते हैं, तो हमें इस चीज का रियलाइजेशन होता है कि किस तरीके से हम अपने मैक्सिमम पोटेंशियल को आउटकम में कन्वर्ट करने की पोजीशन पे आ गए हैं। सेकेंड पॉइंट आता है सेटिस्फैक्शन। हम में से जो भी लोग हैं, चाहे वो टॉप रैंकर्स हों, बॉटम परफॉर्मर हो, मीडियोकर बच्चे हों, हर किसी के मन में कहीं ना कहीं डिससेटिस्फैक्शन कम या ज्यादा मात्रा में प्रवेश कर गया है। इसकी वजह एक ही है, वो ये कि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमें जहां तक पहुंचना चाहिए था, हमारा परफॉर्मेंस इस लेवल पे होना चाहिए था, वो उस लेवल को नहीं अचीव कर पा रहा है। अब बात आती है कि फिर इसे कैसे दूर किया जा सकता है। मेरे दोस्त, इसका आंसर है सेटिस्फैक्शन, संतोष। याद रखो, यह दुनिया हाईवे के रेस के जैसा है। हाईवे के रेस में तुम अपनी गाड़ी कितनी भी तेज भगा लो, 2-4 लोग हमेशा तुम्हें अपने आगे मिलेंगे।
तुम कितना भी धीमा चलोगे, 2-4 लोग तो पीछे बचते ही हैं। सो इसलिए अपना जो तुम्हारा इनिशियल टारगेट था, याद रखना वो एक इमेजिनेशन था जिसमें हमने ऑब्स्टेकल्स को कंसीडर नहीं किए थे, फेल्यूर्स को कंसीडर नहीं किए थे, और आज का जो तुम्हारा परफॉर्मेंस है वो रियलिटी है। सो एक्सेप्ट इट बिकॉज दिस इज योर्स। ये आपका परफॉर्मेंस है, इसलिए इसे एक्सेप्ट करो, इसे संतोष करो और इसमें बढ़ाने का प्रयास करो। इन चीजों के बजाय कि मैंने ऐसा करा होता तो इतना आगे हो जाते हैं, ये कर लिया होता तो ऐसा करते, इन थॉट्स की जगह अब तो तुम्हें यही थॉट सोचना चाहिए कि हम इसके आगे कैसे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का वो मैच बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, जिसमें कि 434 का स्कोर जब ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका की पिच पर लगा चुकी थी। नॉर्मल सिनेरियो में क्या हो सकता है, एक क्रिकेटर के नाते हमारे मन में तो यही ख्याल होगा कि चलो जितना ज्यादा से ज्यादा स्कोर बनाया जा सके, जीतना तो मुश्किल सा लगता है। बट आपको ये बात सुनकर के बड़ा आश्चर्य होगा कि जो कप्तान साहब थे साउथ अफ्रीका से, उन्होंने एक ही बात कही कि मैं इस पिच पे बार बार खेला हूँ, कई एक बार खेला हूँ, बट आज का जो ये पिच था वो दिल्ली के पिच से थोड़ा अलग दिख रहा है। मेरे अनुमान से इस पिच पे 450 रन बनने चाहिए। ऑस्ट्रेलिया की टीम 10-15 रन पीछे रह गई। जरा सोच कर देखो, ये छोटा सा जो थॉट प्रोसेस है कितना ज्यादा पॉजिटिविटी का संचार किया होगा उनके इंटायर टीममेट्स के बीच में। इसी तरीके से जब भी आप जिस फेज में हो, अपने आप को सेटिस्फाइड फील किया करो और उसमें आगे बढ़ाओ। इन प्लेस की हम कंप्लेन कर रहे हैं कि हमारा ये चीज छूट गया, हम और आगे हो सकते नहीं, इस डायरेक्शन में आपको सोचने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस बात में तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और वो है इंस्पिरेशन। हम सब लोगों का कोई ना कोई इंस्पिरेशन होता है। किसी के लिए कोई थॉट्स होते हैं इंस्पायर्ड, कोई इंसान जो है थॉट से इंस्पायर्ड हो जाता है, कोई इंसान दूसरे इंसान से इंस्पायर्ड हो जाता है, कोई इंसान रिजल्ट के बारे में सोच करके इंस्पायर्ड हो जाता है। आज यहाँ पे एक ऐसे ही आइडिया, ऐसे ही थॉट का जिक्र किया जा रहा है जो कि यूनिवर्सल है, जो परमानेंट है। अगर आपने उसका अभ्यास किया तो आप यकीन मानो आप परमानेंट इंस्पायर्ड रहोगे। और वो फॉर्मूला है हर दिन नया जीवन, हर रात नई मौत। ये क्या बात हुई? हाँ, आपका जो एक दिन का जीवन होता है वो आपके पूरे लाइफ का डीएक्सेस सा होता है। जिस तरीके से आप अपने पूरे लाइफ को कामयाब बनाना चाहते हो, सफल बनाना चाहते हो, आप अपने उस एक दिन के जीवन में जब भी सुबह में जगा करो, 4 बजे जगते हो ठीक है, 6 बजे जगते हो कोई बात नहीं, 5 बजे जगते हो अच्छी बात है। जब पहली बार हम सो करके जगते हैं तो अगले 18 घंटे का प्लानिंग किया करो। सबसे पहले उस प्लान को बड़े ही बारीक से बनाना कि आज का जो मेरा दिन, एक दिन का जो समय नेचर ने हमें दिया है, मैं कितना सक्सेसफुल मैनर में इसका इस्तेमाल करता हूँ। उसके बाद एक बार जब आपका प्लान तैयार हो जाए, पूरे दिन हर काम में जी जान से जुट जाओ। चाहे वो छोटा से छोटा काम हो या बड़ा से बड़ा काम हो, नहाने का काम है, खाने का काम है, पढ़ाई का काम है, रिवीजन का काम है, टेस्ट देने का काम है, घर में लोगों की मदद करने का काम है। हर एक काम को रुचि लेकर के प्रेम पूर्वक उसे एग्जीक्यूट किया करो। और फिर रात में सोने से पहले यह सोचो कि यह जो नींद है, यह जो सोने का कार्यक्रम है, ये एक तरीके से मिनी डेथ ही होता है। हम मौत की गोद में जा रहे हैं, तो उससे पहले 18 घंटे की समीक्षा करो, उसे एनालाइज करो कि क्या आज का पूरा समय हमने सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया, क्या कुछ समय हमने बर्बाद किया। अगर आपको ऐसा प्रतीत होता है कि आपके मुताबिक ये कार्यक्रम सही नहीं थे, ये एक्ट सही नहीं था, आप संकल्पित हो कि अगले दिन मैं दोबारा से इस कार्य को कभी भी दोहराऊंगा नहीं। इस तरीके से हर दिन नया जीवन, हर रात नई मौत, ये एक छोटा सा फॉर्मूला। और दूसरा एक छोटा सा भाव, हर कार्य को प्रेम पूर्वक करो। अभी तक हमें इंस्पायर्ड क्या चीजें करती हैं, दूसरे के थॉट्स करती हैं, रिजल्ट्स का इमेजिनेशन करता है। पर तुम सोच करके देखो कि एक बार अगर हम काम करने में रुचि लेने लगे, जो टास्क हम एग्जीक्यूट करें उसी हम पसंद करना शुरू कर दें, फिर तो हर एक पल हम उत्साहित रहेंगे ना, वही हमारा इंस्पिरेशन बन जाता है। तो इस तरीके से हर दिन नया जीवन, हर रात नई मौत और हर काम के प्रति प्रेम का भाव, ये 2 विचार ऐसे हैं जो कि आपको रेगुलरली मोटिवेट करेंगे, रेगुलरली इंस्पायर्ड करेंगे। मैं ये तो नहीं कहता कि आपके ऑब्स्टेकल्स नहीं आएंगे, फेल्योर आपको फेस नहीं करना पड़ेगा, नहीं, वो चीजें अपनी जगह पे हूबहू बनी रहेंगी। बट परिस्थितियां कितने भी विपरीत क्यों ना हो, आप कभी भी डिमोटिवेट नहीं होगे, ये एक फैक्ट है। अब बात करते हैं, ये सब तो ठीक है सर, चीजें अपनी जगह पे अच्छी हैं, बट इन स्कोर्स का क्या? FST1 तो चलो ठीक है, एक बार के लिए ठीक ही था थोड़ा थोड़ा, लेकिन FST2 का तो सोचने का भी मन नहीं करता है।
इसका तो डिस्कस कोई ना ही करे तो ज़्यादा बेहतर है। नहीं मेरे दोस्त, आपको इन बातों से उबरने के लिए एक छोटा सा रियल लाइफ एग्जाम्पल आपके सामने शेयर करने जा रहे हैं। हम सबके आइकन, हम सबके आइडियल, क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के लाइफ की रियल स्टोरी है। 2007 की घटना आई है जब हम लोग विश्व कप हार चुके थे और उसके बाद सचिन अपने घर में अपने परिवार के बीच चर्चा कर रहे थे कि मैंने 17 साल तक क्रिकेट खेला, संभवतः अब मुझे संन्यास लेनी चाहिए। उनके इस विचार को सुनकर के आपको याद होगा 2007 में हम क्रिकेट वर्ल्ड कप में बुरी तरह हारे थे, वो उनका 5वां वर्ल्ड कप था। तो एक खिलाड़ी के तरीके से अगर देखा जाए तो 17 साल तक क्रिकेट खेल करके शायद ही क्रिकेट का कोई ऐसा मुकाम हो जो सचिन ने हासिल न करे हो। लगभग हर तरीके के कीर्तिमान उन्हें स्थापित करे थे और आइडियली अगर 17 साल क्रिकेट खेलने के बाद वो संन्यास लेने का ख्याल अपने मन में लाए थे तो उसमें कोई गलती भी नहीं थी। बट उसी समय उनके बड़े भाई अजीत तेंदुलकर ने उन्हें याद दिलाया कि सचिन जरा इमेजिन करके देखो, अपना जो नेक्स्ट 2011 का वर्ल्ड कप है इंडिया में होने वाला है और कुछ कैलकुलेशन के ग्राउंड पे उन्होंने कहा कि सपोज उसका वर्ल्ड कप फाइनल मैच अगर अपने वानखेड़े स्टेडियम में होता है और विनिंग लैप तुम ले रहे हो, वर्ल्ड कप हाथों में ले रहे हो, तुम्हें कितना अच्छा लगेगा। बस यही एक बात सचिन को छू गई और उन्होंने फिर जो है दोबारा से अपने मन में जो उनके अंदर की इच्छा मुरझाने लगी थी, झुलस सी गई थी, उसको उन्होंने जगाया और फिर से वो क्रिकेट खेलने लगे। ये तो एक हिस्सा हुआ, बट अगर उसका दूसरा हिस्सा देखा जाए, सचिन तेंदुलकर के जीवन के जो 3 बड़े कीर्तिमान हैं, सबसे पहला क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीतना। हर क्रिकेटर की ये इच्छा होती है कि वो वर्ल्ड कप विनिंग टीम का पार्ट बने। दूसरा, क्रिकेट में कुछ कीर्तिमान स्थापित करना, 100 सेंचुरी सचिन के नाम, इकलौता खिलाड़ी। और तीसरा, एक भारतीय के नाते भारत का जो सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है। आपको पता है ये तीनों ही चीजें सचिन के जीवन की, ये तीनों घटनाएं, क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीतना 2011, सचिन तेंदुलकर का 100 शतक पूरा होना 2012, सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न से नवाजा जाना 2014। अब एक बार सोच कर देखा जाए कि क्या सचिन 2007 में अगर संन्यास ले लेते तो उनके जीवन में ये सक्सेस, ये अचीवमेंट जुड़ पाती? नहीं। इसलिए अगर आप में से किसी के मन में भी ये ख्याल आ रहा है कि शायद मैं आईआईटी जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा, आपको जरूर अपने आप को इंस्पायर करना चाहिए कि अगर सचिन 5 बार वर्ल्ड कप में फेल होकर के 6ठी बार फिर से खड़े हो सकते हैं तो आपके पास कोई भी एक्सक्यूज नहीं बचता है कि आप अपने आईआईटी के ड्रीम को डिलीट करो या उसको मिनिमाइज कर पाओ। इसी तरीके का एक प्रसंग रामचरितमानस का भी है। रामायण में भरत जी जो है नंदीग्राम में रह रहे होते हैं और जब वनवास का 14 वर्ष पूरा हो चुका होता है राम जी का, तो आखिरी दिन है वो, और भरत जी गुरु वशिष्ठ से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अब मैं अग्नि में जो हूं जल करके अपनी प्राण की आहुति देने जा रहा हूं, क्योंकि हमने अपने भैया से कहा था कि अगर आप 14 साल में एक दिन की भी देरी कर देते हो तो मैं फिर जीवित नहीं रहूंगा। और इस बात पर गुरु वशिष्ठ उन्हें समझाते हैं कि भले ही यह आखिरी दिन है, पर सूर्यास्त से पहले तक तुम्हें इस तरीके के विचार को अपने मन में आने भी नहीं देना है। भरत कहते हैं कि किसी भी तरीके का कोई दूत जो है, कोई भी खबर लेकर नहीं आ रहा है कि राम वापस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। इस पर वशिष्ठ उनको समझाते हैं कि नहीं, वीर योद्धा का तो एक ही कर्तव्य है कि आखिरी क्षण तक, लास्ट मोमेंट तक वो केवल और केवल विजय की बात सोचे, केवल और केवल कार्य के संपादन का बात सोचे। नहीं हो सकता है, नहीं होगा, ये ख्याल उसके मन में आना भी नहीं चाहिए। इसी तरीके से जेईई एडवांस के सेकंड पेपर का 180th मिनट से पहले तक आप आईआईटी नहीं जा पाओगे। इस तरीके का कोई भी विचार आपको सोचने का भी अधिकार नहीं है। आई होप कि आज के इस पेपर के बाद, जिसमें कि थोड़ा टफनेस ज्यादा था, ये बातें आपको थोड़ी सी यूजफुल रहेंगी, कुछ आपके लिए गाइड करेगा। थैंक यू।